वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लेक्चर थर्ड लेके आए हैं कोंग्रुएंस का, जिसके अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल गिवन है फाइंड ए। क्वेश्चन गिवन है फाइंड ए सच दैट ए इज congruent टू 7 mod of 5। ठीक है, कहते हैं कि एक ए जो है यहाँ इंटीजर होगा। एक ऐसा इंटीजर निकालो जब मतलब वो जो है कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाए, 7 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, किसमें, मोड 5 में। अब देखो हमें दिया हुआ है कि ए जो है कॉन्ग्रुएंट है 7 mod 5 की। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी इसका मतलब क्या होता है कि 5 डिवाइड कर रहे हैं किसको, a-7 को। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर 5a-7 को डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर आएगा k, सच दैट a-7 दिस इज मल्टीपल ऑफ k, यानी a इज इक्वल टू 7 प्लस में 5k। यहाँ k इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कम से कम एक k आएगा सच दैट a माइनस में 7 5k। अब यहाँ पर देखो अगर a 7 ही ले लिया जाए तो 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा मोड 5 में। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड कर रहे हैं 7 माइनस 7 को। अब 7 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम a को 12 ले लो तो 12 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 7 mod 5 में। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड करेगा 12 माइनस 7 जो कि कितना है, 5 ही है। अब 12 की जगह आप क्या ले लो, 17, 5 ऐड करते जाओ। ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5, क्योंकि 5 डिवाइड कर 17 माइनस 7 को। ठीक है, फिर से 5 ऐड कर दो, 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5 हो गया। सही है, क्योंकि जो 22 माइनस 7 है, 12 में से 7 गया 5, यानी 22 माइनस 7 जो कि 15 होगा, और 15 5 से डिविजिबल है तब भी होगा। मतलब आप a 7 लो, 12 लो, 17 लो, 22, आगे क्या बनेगा, 5 और ऐड कर दो, 27, 32, 37। बहुत सारे ऐसे इंटीजर पॉसिबल हैं जो कि 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा मोड 5 में। अब आप देखो ये k तो कोई एग्जिस्ट किया था, मतलब कम से कम एक k मिल रहा था, एक से ज्यादा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। लेकिन जब हमने इसमें देखा कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन में, तो k को आप जब 0 रख दोगे, k को अगर आप 0 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 प्लस 5 इंटू 0, यानी 7 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 7 आ जाएगा। जब k को 1 रखोगे तो ये 7 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, 12, यानी a की जो a है वो 12 बन जाएगा। अब k को आप 2 रखो तो 2 5 10 और 7 17, तो यानी 17 आ जाएगा। ठीक है, k को आप 3 रखो, 3 5 15 7 22, मतलब क्या है कि k जो है यहाँ पर एक से ज्यादा पॉसिबल है, और k की वैल्यू आप 0 लो, 1 2 3 एंड सो, मतलब k कोई भी होल नंबर लो, जो ये नंबर आएगा वो हमेशा ही क्या मिलेगा, 7 के कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, किसमें, मोड 5 में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको वो इंटीजर्स निकालने हैं जो कि 7 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 5 में। अब a कॉन्ग्रुएंट है 7 mod 5, इसका मतलब 5a-7 को डिवाइड करेगा। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि इंटीजर आएगा k सच दैट a-7 दिस इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ k होगा, मतलब कम से कम एक k मिलेगा, इससे ज्यादा k मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। लेकिन जैसे हमने a को 7 रखा, फिर 12, मतलब 5 का डिफरेंस रखा, 17 22 27 32 37, तब हमने देखा तब भी क्या हो रहे हैं, वो 7 के ही कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। यानी k को अगर हम होल नंबर्स पुट करते जा रहे हैं तो ये सारे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं जो कि 7 के कॉन्ग्रुएंट है, किस केस में, मोड 5 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल सेकंड, क्या दिया हुआ है, इफ a इज odd, इफ a is an integer where a is odd, अगर a odd है, show that a square is congruent to 1 mod of 8। ये पिछली एक्सरसाइज में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी आ चुका है।
अगर a ओड है तो उसका स्क्वायर हमेशा ही 8k+1 फॉर्म का होगा। हमने कहा था जैसे a कोई भी ओड ले लिया था 2k+1 टाइप का होगा। अगर a ओड है तो कहते हैं कि इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर क्या था, तो ये हो गया था 4k² प्लस 4k प्लस में 1 हो गया था। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, k इंटू k+1 बचेगा प्लस में 1। अब k और k+1 दो कंजक्टिव इंटीजर है तो ये 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होगा। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा, तो ये 8 टाइम ऑफ सम इंटीजर प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यानी कुछ ये 8 टाइम ऑफ सम इंटीजर्स सी +1 आ जाएगा। अब आप देखो अगर कोई नंबर 8c+1 टाइप है, मोड मतलब अब हम काम कर रहे हैं और मोड 8 में, तो मोड 8 में 8c तो किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 8 जो है मोड 8 में 0 का काम करता है। 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी 8 जो है मोड 8 में तो हो जाएगा 0, यानी 8c तो हो गया 0, तो आंसर कितना बच गया 1। तो कह रहा है कि a² है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसमें, मोड 8 में। ठीक है, इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे, यानी हमें प्रूव करना है कि 8 डिवाइड करना चाहिए किसको, a² - 1 को। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग यही था। ठीक है, अब यहां से देखो यानी हमें a² - 1 चाहिए, तो a² - 1 कितना आंसर आ गया इसका, 4k+1। अब k और k+1 दो कंजक्टिव इंटीजर है, इसलिए 2 फैक्टोरियल इसको क्या कर देगा, इसकी प्रोडक्ट को डिवाइड। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आएगा c सच दैट k इंटू k+1 दिस इज इक्वल टू 2c। अगर ये 2c आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 8c हो जाएगा, और 8 जो है 8c को डिवाइड करेगा। सही है, अगर 8 8c को डिवाइड करेगा इसका मतलब 8 किसको डिवाइड कर देगा, a² - 1 को, यानी a² कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड 8 में। मतलब कोई भी ओड नंबर लो उसका आप स्क्वायर करो, जब भी आप उसको 8 से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर हमेशा ही कितना बचेगा 1। जैसे a ले लिया 3, 9 ओड है, ठीक है, उसका स्क्वायर कहता है, स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, 9 1 के कॉन्ग्रुएंट है। एक कोई और ओड ले लो, सपोज 11, कहते हैं कि उसका स्क्वायर कर दो 121। 121 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो कहते हैं कि कोई भी ओड नंबर लो उसके स्क्वायर को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ए ओड दिया होता है इसलिए वो 2k+1 टाइप होगा, जहां k क्या होगा, एक इंटीजर। ठीक है, हमें चाहिए था a² तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर हमें चाहिए था a² - 1, a² - 1 की वैल्यू आ गई थी 4k टाइम्स ऑफ k+1। अब k कंजक्टिव, k और k+1 कंजक्टिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि k+1 2 टाइम्स सम इंटीजर होगा, सपोज c। अगर ये 2c है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8c हो जाएगा। 8 जो है 8c को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 8 किसको डिवाइड कर देगा, a² - 1 को, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि शो दैट 3 raised to the power 4n + 2 plus 5 raised to the power 2n + 1 this is congruent to 0 mod 14। कहते हैं कि 3 raised to the power 4n + 2 where n is a whole number, ठीक है, और 5 raised to the power 2n + 1 this is always congruent to 0 mod 14 आएगा। अब देखो अगर n 0 है, n 0 है तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 यानी 9, और 5 की पावर कितनी बन जाएगी 1, और दोनों को सम कितना हो जाएगा 14। तो 14 जो है डिवाइड कर रहे हैं 14 - 0 को, यानी रिजल्ट 0 के लिए होल्ड कर रहे हैं। अब बात आई नेचुरल की, और नेचुरल के केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, इंडक्शन का। ठीक है, हमें शो करना है कि जो ये सम है वो 14 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, सॉरी 0 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, किसमें, मोड 14 में। यानी हमें प्रूव करना है
कि 14 डिवाइड करना चाहिए 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस में किसको 0 को, यानी आप ओवरऑल यही प्रूव कर दो कि जो 14 है वो इस सम को डिवाइड कर दे। ठीक है, 0 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अब मान लिया n की वैल्यू 1, अगर n 1 है तो 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये 14 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27 और 27 27 729 और ये हो गया है 125। सम कर सकते हो 9 5 14 2 2 4 और 1 5 7 और 1 8। अब देखो ये 14 से डिवाइड हो रहा है क्या, 14 पंजे 70 और ये बच गया 5, 14 6 84, 5 बनी 14 6 84, ये 1 हो गया ये 14 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है 14 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1 के लिए रिजल्ट क्या कर रहा है, होल्ड। अब बाय इंडक्शन मान लिया कि n के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 मान लिया कि ये डिविजिबल है किससे, 14 से, डिविजिबल बाय 14। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, n प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। तो जब हम n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू में 4n प्लस 2 प्लस 5 रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 प्लस 1। अब देखो ये कितना बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 4n प्लस में कितना हो जाएगा 6 और 5 रेज टू द पावर 2n प्लस में कितना हो जाएगा 3। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, आपको n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है तो n के लिए यूज करना पड़ेगा। तो n के लिए हम देखो 3 की पावर कितनी है 4n प्लस 2 और ये कितना दिया 4n प्लस 6, तो 2 कैसे बना सकते हो, जब 3 की पावर 4 कॉमन ले लो, किसमें से 3 की पावर यहाँ बचेगा 4n प्लस 2। ठीक है, और प्लस हो गया 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 3। अगर इसमें ये चीज और ऐड हो जाए, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी, ठीक है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं n का, तो जो चीज अपनी तरफ से ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐड क्या किया 3 की पावर 4 टाइम ऑफ 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है बाय इंडक्शन 14 से क्या है डिविजिबल, अगर ये टर्म भी 14 से डिविजिबल हो जाए तो ये जो सम है वो 14 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी n प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट क्या कर जाएगा, होल्ड। अब आते हैं इस पर, ये तो ऑब्वियस है n के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो 14 से डिविजिबल है। अब इसको देखते हैं 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। अब 2n प्लस 3 को 2n प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 5 की पावर 2 बाहर निकाल दी जाए तो ये बन जाएगा, सही है। माइनस में हो गया 3 की पावर 4 5 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें से 5 की पावर 2n प्लस 1 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस में 3 की पावर 4 यानी 81, तो 25 में से 81 गया तो ये कितना बचेगा, आई थिंक माइनस का 56 इंटू में 5 रेज टू पावर 2n प्लस 1। अब ये 56 है 14 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी टर्म 14 से डिविजिबल है, ये बाय इंडक्शन 14 से डिविजिबल थी। फिर हमने रिजल्ट क्या था, ए बी को डिवाइड करे ए सी को डिवाइड करे तो ए उनके सम को भी डिवाइड करता है, यानी 14 इनके सम को डिवाइड कर देगा। और सम था जब आप n की जगह n प्लस 1 रखते हो, मतलब रिजल्ट जो है n प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर रहे हैं, इसलिए बाय PMI जो रिजल्ट है हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इफ a प्लस b is congruent to c mod m and b is congruent to d mod m, then show that a plus d
इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम। तो क्या कह रहे हैं, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, उनका सम सी के कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड एम में, और बी किसी अनदर नंबर के कॉन्ग्रुएंट है, सपोज डी, मोड एम में, तो कहते हैं कि ए और डी का सम किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोड एम में। अब देख सकते हो यहाँ बी जो है, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी, क्योंकि बी जो है डी के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है मोड में, तो बी की जगह हम डी लिख सकते हैं, तो ये ए प्लस डी बन जाएगा, तो ए प्लस डी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, सी मोड एम में आ जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है, तो जो चीज दी हुई है उसका यूज करते हैं। देखो एक तो तरीका ये है, आप इससे भी प्रूव कर सकते हो, बी डी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में, सही है। आप बोथ साइड सेम इंटीजर ऐड करो तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन रहती है, हमने थ्योरम की थी। तो आप बोथ साइड ए ऐड कर दो, तो ए प्लस बी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ए प्लस डी मोड एम, सही है। अब यहां देखो ए प्लस बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी मोड एम की, ठीक है। अब देखो हमने किया था, जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा। तो अगर ए प्लस डी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए प्लस डी भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए प्लस बी के, किसमें, मोड एम में, सिमेट्रिसिटी की वजह से। फिर ट्रांजिटिविटी यूज करो, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी की हो जाएगा। तो देखो a प्लस डी ए प्लस बी के कॉन्ग्रुएंट है और a प्लस बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रांजिटिविटी कहती है कि a प्लस डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, c मोड ऑफ m के, सही है। क्या भी हुआ था, अगर a प्लस बी सी के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, b जो है d के कॉन्ग्रुएंट है, तो कहते हैं कि b को आप d से रिप्लेस कर दो तो a प्लस डी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, c मोड m के, ठीक है। बी डी के कॉन्ग्रुएंट था। अब हमने थ्योरम की थी, अगर हम सेम इंटीजर ऐड कर दें बोथ साइड तब भी कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन रहेगी, तो हमने बोथ साइड ए ऐड कर दिया। फिर हमें सिमेट्रिसिटी का पता है कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सिमेट्रिक होगा, तो यानी ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब a प्लस बी अगर a प्लस डी के कॉन्ग्रुएंट है तो a प्लस डी ए प्लस बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सही है। अब a प्लस डी ए प्लस बी के कॉन्ग्रुएंट है और a प्लस बी दिया हुआ c के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रांजिटिविटी कहते हैं कि a प्लस डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, c के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसमें, मोड m में, ठीक है। तो ये था थ्योरम। अब सॉरी ये था एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो c के मोड m में, मतलब दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसी अनदर नंबर के कॉन्ग्रुएंट है और b जो है कॉन्ग्रुएंट है किसी और नंबर d के, तो कहते हैं कि शो करो कि ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें, c के मोड m में। अगेन पिछली बार तो क्या था, सम था, इस बार क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमें ये पता है कि b जो है d के बराबर ही है, मतलब b जो है d के ही कॉन्ग्रुएंट है, तो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d, तो b की जगह अगर d लिख सकते हैं तो ये ad हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, c मोड m के, यानी हमें साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, अब देखो जो चीज दी हुई है उसका यूज करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ कि b कॉन्ग्रुएंट है किसके, d मोड m के, सही है। हमें d के साथ यहाँ प्रोडक्ट में चाहिए a, तो याद हो हमने थ्योरम की थी, बोथ साइड सेम नंबर ऐड करो, बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, या बोथ साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तब भी कॉन्ग्रुएंसी एज इट इज रहती है। तो यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ए डी मोड ऑफ एम के, सही है। अगेन सिमेट्रिसिटी यूज करो, तो इसका मतलब ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए बी मोड ऑफ एम के, सही है। अब ट्रांजिटिविटी यूज करो, ए डी ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी के, किसमें, मोड एम में, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड m1 में,
ठीक है, और ए बी के कॉन्ग्रुएंट है M2 में भी, मोड M2 में भी, और M जो है एलसीएम है M1 और M2 का। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस हैं ये दोनों तब भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अगर आप M1 M2 की जगह M रिप्लेस कर दो। कहते हैं कि ऑल्सो कन्वर्स, मतलब क्या कह रहे हैं, अगर ए और बी किसी एक मॉड्यूलो में कॉन्ग्रुएंट है, ए और बी दूसरे मॉड्यूलो में भी कॉन्ग्रुएंट है, तो कहते हैं ए और बी उनके एलसीएम में भी कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, सपोज 14 जो है, ठीक है, 6 के कॉन्ग्रुएंट है मोड M1 में, M1 मतलब 4 ले लिया, क्योंकि 14 माइनस 6 8 हो गया, तो 4 8 को डिवाइड करे, और 14 कॉन्ग्रुएंट है 6 मोड ऑफ 2 में भी। ठीक है, तो कहते हैं कि 14 जो इनके एलसीएम में भी होगा, एलसीएम कौन होगा इनका, बाई चांस एलसीएम भी 4 ही आ गया। ठीक है, कोई ऐसा लेते हैं जिसका एलसीएम ही नहीं आए, तो कोई एक तो ले लेते हैं सपोज मोड 3 में, और एक लेते हैं हम मोड 2 में। ठीक है, मोड 2 में। अब जैसे कि सपोज यहां ले लिया 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 है, सही है। 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 2 है, सही है। तो कहते हैं कि 14 जो है 2 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, किसमें, मोड ऑफ इनका एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कौन हो गया, 6। ठीक है, ये अब हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो चीज गिवन है उसका यूज करेंगे। तो क्या किया हुआ है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड M1 में, तो इसका मतलब M1 डिवाइड्स A माइनस B, सही है। अब नेक्स्ट ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड M2 में भी, इसका मतलब M2 डिवाइड्स A माइनस बी, यानी M1 भी M2 A माइनस बी को डिवाइड करे, M2 भी A माइनस बी को डिवाइड करे। अब M जो है एलसीएम किसका, M1 और M2 का। एलसीएम होने का मतलब कि M1 भी M को डिवाइड करेगा और M2 भी किसको डिवाइड करेगा, M को, सही है। M1 डिवाइड करे M को, M2 डिवाइड करे M को। याद हो एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, यानी M1 भी इसको डिवाइड करेगा और M2 भी डिवाइड करेगा, और कोई अनदर आप ले लो मल्टीपल जो M1 का भी मल्टीपल हो और M2 का भी मल्टीपल हो, मतलब कोई अनदर कॉमन मल्टीपल लो M1 और M2 का, तो जो एलसीएम है वो लीस्ट होता है और वो डिवाइड कर देता है उस कॉमन मल्टीपल को, यानी M डिवाइड कर देता है C को। ठीक है, M जो है एलसीएम है M1 M2 का। एलसीएम की डेफिनेशन कहती है कि ये दोनों एक तो कॉमन मल्टीपल होंगे, यानी M कॉमन मल्टीपल होंगे, और कोई अनदर कॉमन मल्टीपल है M1 M2 का, तो उसमें सबसे छोटा M होगा और वो डिवाइड कर देगा किसको, उस कॉमन मल्टीपल को, यानी C को। अब ये देखो M1 A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, M2 भी A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A माइनस बी क्या है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, सही है, किसका, A और B का। लेकिन M कौन है, एलसीएम, तो कहते हैं कि उसका एलसीएम भी उस कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेगा, यानी M डिवाइड करेगा किसको, A माइनस बी को, और डिवाइड करने का मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंसी, दो नंबर कॉन्ग्रुएंट है, एक मॉड्यूलो में दूसरे मॉड्यूलो में भी कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों के एलसीएम में भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कह रहा था कि कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब क्या कह रहे हैं, अगर M एलसीएम है ना M1 और M2 का, और एलसीएम में अगर दो नंबर कॉन्ग्रुएंट है तो नंबर्स में भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसे 14 2 के कॉन्ग्रुएंट है एलसीएम में, तो कहते हैं कि जिसका एलसीएम है ना उनके अंदर भी क्या होंगे, 14 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो कन्वर्स के लिए, कन्वर्स जो चीज दी हुई है उसका यूज करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड ऑफ M में, सही है, जहां M क्या है, एलसीएम है किसका, M1 और M2 का। हमें प्रूव करना है कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा नंबर्स में भी, यानी M1 में भी और
M2 में भी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब जो चीज दी हुई है उसका यूज करो। क्या दिया हुआ? ए बी की कॉन्ग्रुएंट है किसमें? मोड एम में। इसका मतलब m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, सही है। अब m1 डिवाइड कर रहा था m को, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है एलसीएम मतलब, और m2 डिवाइड कर रहा था ये भी m को। अब देखो m1 m को डिवाइड कर रहा है, m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि m1 a माइनस b को डिवाइड करेगा, सही है। a b को डिवाइड करे, b c को करे, तो a c को भी डिवाइड करता है, ट्रांजिटिविटी। सेम m2 m को डिवाइड कर रहा है, m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m2 डिवाइड करेगा a माइनस b को, और ये डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका कन्वर्स भी क्या करता है? होल्ड करता है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड ऑफ m1। a b के कॉन्ग्रुएंट है m1 में, a कॉन्ग्रुएंट टू b है m2 में भी, ठीक है। इस बार m जो है जीसीडी दे दिया गया m1 और m2 का, ठीक है। तो कहते हैं कि a और b कॉन्ग्रुएंट होंगे किसमें? मोड ऑफ m में। लेकिन कहते हैं कन्वर्स जीरो, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। नीड ऑन टू बी ट्रू। तो क्या कह रहे हैं? ए बी के कॉन्ग्रुएंट है इस बार m1 में भी m2 में भी, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है इस बार? जीसीडी में प्रूव करने की कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। पिछली बार का एलसीएम में, और एलसीएम में उसका कन्वर्स भी ट्रू था, यानी अगर कोई दो नंबर्स एलसीएम में कॉन्ग्रुएंट है तो नंबर्स में भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कहते हैं कि यहाँ कन्वर्स क्यों नहीं होगा, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि दो नंबर्स जीसीडी में तो कॉन्ग्रुएंट होंगे लेकिन नंबर्स में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब देखो सबसे पहले इसका एक कोई एग्जांपल लेते हैं। ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो मोड m1 में, सपोज मोड 12 में काम करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। और मोड 12 में 14 जो है 2 के कॉन्ग्रुएंट है, सही है, ठीक। तो 14 2 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 12 में, ठीक है। अब 14 जो है 26 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में, सही है। 14 26 के भी कॉन्ग्रुएंट है किसमें? मोड 4 में। तो कहते हैं कि 4 और 12 का जीसीडी निकालो। 4 और 12 का जीसीडी हमें पता है कि कितना होगा? 4। तो कहते हैं कि 14 जो है ना, यहाँ 26 नहीं आएगा क्योंकि हमें सेम नंबर लेना है। ए बी के कॉन्ग्रुएंट यानी 14 2 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में, ट्रू है, ठीक है, सेम नंबर होने चाहिए। अब 4 और 12 का जीसीडी कितना है? 4। तो कहते हैं कि 14 2 के कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा किसमें? 4 में। वो तो पहले ही दिख रहा था कि इनका जीसीडी कितना आ गया था? 4 ही आ गया था, तो ये इसमें भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 और 18 है, 12 और 18 का जीसीडी आ गया है 6, ठीक है। तो ऐसा नंबर जैसे कि सपोज हमने ले लिया है 14 जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 50 किसमें? मोड 12 में, ठीक है, क्योंकि 14 में से 50 गया -36 बचेगा, और 14 कॉन्ग्रुएंट है 50 के मोड 18 में भी, ठीक है। तो कहते हैं कि 14 50 के कॉन्ग्रुएंट होगा इनके जीसीडी में भी। जीसीडी कौन आ गया? 6, ठीक है। तो 6 के भी क्या होगा? 6 में भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो नंबर्स में कॉन्ग्रुएंट है ना तो उनके जीसीडी में भी क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका हमें प्रूफ करना है। तो क्या क्या होगा? ए बी के कॉन्ग्रुएंट है किसमें? मोड m1 में, ठीक है, और ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड m2 में, सही है। और जो m है वो जीसीडी है m1 और m2 का, ये चीज गिवन है। हमें प्रूव करने ए बी के कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए किसमें? मोड m में। अब देखो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड m1 में, तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि m1 डिवाइड करेगा a माइनस बी को, और यहाँ से m2 डिवाइड करेगा a माइनस बी को।
अब जीसीडी की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि m m1 को डिवाइड करेगा और m जो है m2 को डिवाइड करेगा। अब देखो m m1 को डिवाइड कर रहा है, m1 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी कहते हैं कि m डिवाइड करेगा a माइनस b को, सेम m m2 को डिवाइड कर रहा है, m2 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो m डिवाइड कर देगा a माइनस b को। यानी दोनों से आप एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हो कि a b के कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, उनके जीसीडी में भी। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब आपको एक ऐसा एग्जांपल चाहिए कि जहां वो जीसीडी में तो कॉन्ग्रुएंट हो बट नंबर्स में कॉन्ग्रुएंट ना हो। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल हमें लेना है, तो एग्जांपल सपोज a ले लिया हमने 25 और b ले लिया हमने 20। ठीक है, तो 25 20 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 5 में। ठीक है, अब 10 और 15 इसका एलसीएम कितना है, सॉरी जीसीडी कितना है, 5। तो यानी जीसीडी में तो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कहते हैं कि नंबर्स में जरूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर्स में जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब या तो 25 20 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा मोड 10 में, या फिर 25 कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 20 के मोड ऑफ 15 में, या दोनों के ही कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो 25 20 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड 10 में भी और मोड 15 में भी, यानी इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू। एलसीएम में कन्वर्स ट्रू था लेकिन जीसीडी में कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, शो करो कि जितना जीसीडी a और m का होगा उतना ही जीसीडी b और m का होगा। जैसे कि क्या कह रहे हैं, सपोज कोई हम एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि a b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, सपोज हमने ले लिया वही 31। ठीक है, 31 जो है कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड ऑफ 4 हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि जितना जीसीडी 31 और 4 का होगा ना उतना ही जीसीडी 7 और 4 का होगा, तो दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। अब हमें इसका प्रूव करना है, तो जो चीज दी हुई है यूज करते हैं। तो दिया हुआ है कि m डिवाइड कर रहे हैं a माइनस b को, क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट है किसके, b के मोड m में। अब हमें प्रूव क्या करना है कि a और m का जीसीडी और b और m का जीसीडी सेम आएगा, ये प्रूव करना है। तो मान लिया कि a और m का जीसीडी तो कितना है, d1 है। ठीक है, और b और m का जीसीडी हमने मान लिया कितना है, d2 है। तो फिर किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, जीसीडी की। तो जीसीडी की डेफिनेशन कहते हैं कि d1 a को डिवाइड करेगा, d1 m को डिवाइड करेगा, और यहाँ d2 b को डिवाइड करेगा, d2 m को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब d1 d2 के बराबर जब प्रूव कर सकते हैं, अगर d1 d2 को डिवाइड कर दे, d2 d1 को डिवाइड कर दे, ये चीज हो जाए। ठीक है, अब देखो d1 a को डिवाइड कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि d1 b को डिवाइड कर दे, ताकि d1 b m को तो ऑलरेडी डिवाइड करा था और b को भी डिवाइड कर देगा, तो d1 d2 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब d1 a को डिवाइड कर रहा है और दिया हुआ है कि m जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस b को। तो देखो d1 m को डिवाइड कर रहा है, m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब d1 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को। सही है, तो d1 a को डिवाइड कर रहा है, d1 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो d1 इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, डिफरेंस कौन आ गया, b। तो देखो d1 m को डिवाइड कर रहा है, d1 b को डिवाइड कर रहा है, तो d1 जो है b और m के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, और b और m का जीसीडी कौन है, d2 है, तो d1 डिवाइड कर देगा d2 को। अब यहां से देखो d2 b को डिवाइड कर रहा है, d2 m को डिवाइड कर रहा है, लेकिन m किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस b को। तो ट्रांजिटिविटी कहती है कि d2 डिवाइड कर देगा किसको, a माइनस b को। अब देखो d2 b को डिवाइड कर रहा है, d2 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब d2 a को डिवाइड कर रहा है, तो d2 a को डिवाइड कर रहा है, m को डिवाइड कर रहा है, तो d2 a और m के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, और जीसीडी कौन है, d1, तो d1 d2 को डिवाइड कर रहा है।
D2 D1 को डिवाइड कर रहा है और ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसका मतलब D1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, D2 के। मतलब जितना GCD A और M का होगा उतना ही GCD किसका होगा, B और M का। जैसे कि हमने किया था ना कि A को जब आप M से डिवाइड करोगे, जितना GCD A और M से आएगा उतना, सॉरी जितना रिमाइंडर वाली थ्योरम की थी कि जितना रिमाइंडर A को जब आप M से डिवाइड करोगे उतना ही रिमाइंडर आएगा जब आप B को M से डिवाइड करोगे। सेम ये कह रहे हैं कि A और M का जितना GCD आएगा उतना ही GCD किसका आएगा, B और M का। सो ये तो आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए एक्सरसाइज 2.1 के। कल के लेक्चर्स में हम कुछ और एग्जांपल करेंगे, अगेन 2.1 के ही करेंगे, लेकिन जो मेनली आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। तो देखेंगे कि जैसे 2 की पावर 17 है उसको हम 7 से डिवाइड करें या 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब कुछ इनका थोड़ा सा यूज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।